एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग में मैंने ब्लीचिंग की डेफिनेशन कवर करी है, ब्लीचिंग एजेंट करा है, और मैंने वॉकिंग ब्लीच टेक्निक जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, तो वो मैंने कवर किया। ये क्वेश्चन मेरे खुद के यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया था। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इसके नोट्स और मैंने आपको टेलीग्राम नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम के चैनल पे मेरे ये नोट्स अपलोड करे हैं। इट्स पेड नोट्स जस्ट ₹19, और मैंने इसके अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड करे हैं उस नोट्स में, तो फिर आप उसको देख लेना। मतलब इट्स काइंड ऑफ समरी थोड़ा और मैंने ऐड करा है। ठीक है, तो अब ब्लीचिंग पे रात चलते हैं। ब्लीचिंग इज द प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स लाइटनिंग ऑफ कलर ऑफ टूथ थ्रू एप्लीकेशन ऑफ केमिकल एजेंट टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन इन द टूथ। तो इस डेफिनेशन को मैंने ये डायग्राम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। तो क्या है इस डायग्राम में देखते हैं। मैंने क्या बताया, ब्लीचिंग क्या प्रोसीजर है जो दांत के कलर को लाइटन कर रहा है। ठीक है, लाइट कलर का दांत मिल रहा है, तो दांत का डिस्कलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो दांत है ना उसके ऊपर ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन हो गई है। तब उस ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन को हम कैसे निकालेंगे? हम केमिकल एजेंट्स लगाएंगे दांत पे, जो ये ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन को ऑक्सीडाइज कर देगा और हमको एक लाइट दांत का कलर मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया केमिकल एजेंट्स हैं, बट आप एग्जाम में केमिकल एजेंट्स तो नहीं लिखोगे ना। तो हम देखते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट्स क्या है। तो ब्लीचिंग एजेंट्स क्या है? ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग केमिकल होता है जो दांत के कलर को लाइट करता है स्टेन से, और एक हमको नॉर्मल दांत का कलर मिल जाता है। वेरी सिंपल। चलो, तो हम अब देखते हैं कि ब्लीचिंग के जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं। ये है अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट और कार्बामाइड पेरोक्साइड। तो एक एक करके थोड़ा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन रेंज फ्रॉम 5% टू 35%। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रेंज जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे क्लिनिक्स में वो 5 to 35% यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो H2O2 क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 बोलते हैं। मेरे को लगता है कि सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल गया। ठीक है, तो H2O2 जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत कम है। ओके, तो ये क्या करता है? ये पेनिट्रेट कर जाता है डेंटिन के अंदर। ठीक है, ये डेंटिन में पेनिट्रेट कर जाता है, और ये किस में टूटता है? ये टूट जाता है वाटर, और रिलीज करता है पर हाइड्रोक्सिल आयन और नेसेंट ऑक्सीजन को। ठीक है, पर हाइड्रोक्सिल आयन एंड नेसेंट ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है। H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो वो डेंटिन में पेनिट्रेट किया। पेनिट्रेट करने के बाद में वो वाटर में टूटा, और उसने दो चीज़ें रिलीज करी। क्या रिलीज करी? पर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करा और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करा। अब यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लीचिंग के लिए। ओके, सिंपल सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2। अब ब्लीचिंग एक्शन जो H2O2 का है उसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? हीट, लाइट और इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम परबोरेट। ठीक है, इसको हीट देंगे, लाइट देंगे, कंबाइन करेंगे सोडियम परबोरेट के साथ में, तो इसका एक्शन बढ़ जाएगा। तो इट्स क्लियर कलरलेस। अभी दिखता कैसे? हम देखो ये कैसा है? क्लियर है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, कुछ भी नहीं है। ना इसमें रंग है, ना इसमें रूप है, ना इसमें सुगंध है। ये बस एक लिक्विड है जिसको हम लाइट प्रूफ, जिसमें लाइट प्रूफ मतलब बॉटल, लाइट जो है वो उस बॉटल के अंदर भी नहीं जानी चाहिए, ऐसे इसमें कंटेनर में स्टोर करते हैं। क्या लाइफ है इसकी, सोचो। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमने H2O2 तो देख लिया। नेक्स्ट ब्लीचिंग एजेंट कौन सा था? सोडियम परबोरेट। तो सोडियम परबोरेट अवेलेबल इन पाउडर। अब वो किस फॉर्म में था? वो लिक्विड फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में है? ये पाउडर फॉर्म में। ये वाइट पाउडर है। ठीक है, इन ग्रैनुलर फॉर्म। ठीक है, ग्रैनुल्स जैसे छोटे छोटे दानेदार मस्त पाउडर है। तो ये 3 टाइप के: सोडियम परबोरेट, मोनोहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट, टेट्राहाइड्रेट। सोडियम परबोरेट आगे लगा देना तुम। सोडियम परबोरेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम परबोरेट ट्राईहाइड्रेट, सोडियम परबोरेट टेट्राहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन मिक्स विद सुपर ऑक्सोल इट डिकम्पोज इनटू सोडियम मेटाबोरेट, वाटर और ऑक्सीजन। जब हम इसको सुपर ऑक्सोल के साथ मिक्स करते हैं तो फिर ये रिलीज कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है ये सब 3 चीज़ों में। नेक्स्ट है अपना कार्बामाइड पर ऑक्साइड। इसको यूरिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 3 to 45%। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का था 5 to 35%, इसका 3 to 45%। ये किस में डिकम्पोज होता है? ये डिकम्पोज होता है यूरिया, अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यूरिया, अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इतना थोड़ा सा याद कर लें इनके बारे में, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। इसके बाद में आता है ब्लीचिंग टेक्निक। तो ये जो फ्लो चार्ट है इसको तुम लोग याद कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम सीधा चलते हैं ब्लीचिंग के जो वॉकिंग ब्लीच टेक्निक है उसके ऊपर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तुमको जो है साइंटिस्ट के नाम लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गिवन बाय नथिंग एंड पो। ठीक है, इसके बाद में इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स विद इन कोरोनल पोर्शन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ टू रिमूव डिस्कलरेशन। अब जो वॉकिंग ब्लीच टेक्निक है ना, ये तो एक इंट्राओरल ब्लीचिंग टेक्निक है। इसमें क्या हो रहा है, ये है कि RCT अपन ने करी है दांत में, तो RCT ट्रीटेड दांत में ना डिस्कलरेशन हो गया, ये प्रॉब्लम है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वॉकिंग ब्लीच टेक्निक से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? केमिकल एजेंट्स अपन लगा ही रहे थे, ठीक है, दांत पे। तो केमिकल एजेंट्स कहाँ पे हम लगाएंगे? हम लगाएंगे कोरोनल पोर्शन, दांत के कोरोनल पोर्शन में, और वो भी कौन से दांत के? एंडोडोंटिकली ट्रीटेड, मतलब RCT जो दांत की हो गई है वो दांतों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, देखो केमिकल एजेंट में लगा रही हूँ, एंडोडोंटिकली दांत ट्रीटेड है। ओके,
इसको हम देखते हैं कि हम ये चीज़ें कौन से केसेस में कर सकते हैं, मतलब वॉकिंग ब्लीच टेक्निक जो है वो कौन से केसेस में एप्लीकेबल है। डिस्कलरेशन ऑफ पल्प चेंबर ओरिजिन, अब पल्प चेंबर के ओरिजिन में अगर कोई डिस्कलरेशन हो गया तो वहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब मॉडरेट टू सीवियर टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग, अब टेट्रासाइक्लिन तुमको पता ही होगा, हमने पढ़ा था कि हमने तो नहीं पढ़ा था, लाइक प्रीवियसली पढ़ा होगा तुमने कहीं ना कहीं कि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग से सॉरी टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग रहती है उससे स्टेनिंग हो जाती है, तो फिर उसको भी हम इससे ट्रीट करते हैं। डेंटीन का डिस्कलरेशन हो गया, उसको भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। डिस्कलरेशन नॉट एग्रीएबल टू एक्स्ट्रा कोरोनल ब्लीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो फिर सुपरफिशियल, जैसे कि कोई दांत है उसमें से सुपरफिशियली स्टेनिंग है तो फिर हम उसको इससे ट्रीट नहीं करेंगे। डिफेक्टिव एनामल फॉर्मेशन, एनामल हाइपोप्लेजिया जैसे कि होता है अपने ये फ्लोरोसिस, तो फिर इसमें यही होता है कि हम इसको ब्लीचिंग से ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर केरीज, अब केरीज तो ऐसा लगता है कि इट्स उसकी डेफिनेशन में कि इट्स दिस डिस्कलरेशन, बट इट्स नॉट ट्रीटेड लाइक अ डिस्कलरेशन, ओके। तो आगे चलते हैं, तो अब इसके स्टेप्स पे चलते हैं। तो ऐसा है कि अब कोई भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको रेडियोग्राफ लेना है। ये पॉइंट तो तुम लिख ही लो, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो कि रेडियोग्राफ ले लो, तुमको थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो रेडियोग्राफ ले लिया, क्यों हमने इसमें रेडियोग्राफ लिया है, हमने इसके लिए लिया है टू असेस द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्वेशन जो किया है ना दांत में, तो हमको देखना है कि वो अच्छा है बुरा है किस टाइप का है, ठीक है। तो इसके लिए हमने किया है, तो अगर अच्छा नहीं है ऑब्जर्वेशन जो करा हुआ है, इट्स अनसेटिस्फैक्ट्री, तो हम इसका ट्रीटमेंट फिर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट क्वालिटी एंड शेड ऑफ रेस्टोरेशन इज प्रेजेंट, अगर कोई रेस्टोरेशन है तो उसका क्वालिटी और शेड चेक करो। इफ रेस्टोरेशन इज प्रेजेंट, अगर रेस्टोरेशन है तो उसको रिप्लेस कर दो, और ठीक है। इसके बाद में क्या करना है कि इवैल्यूएट टूथ कलर विद शेड गाइड, ठीक है। अब हमको करना है ब्लीचिंग, हमको करना है दांत को सफ़ेद चमकाना है हमको, तो हमको देखना पड़ेगा कि दांतों का शेड हम कौन सा लें, तो जो शेड का पैलेट रहता है उसको लेकर जाओ दांतों के पास और डिसाइड करो कि कौन सा शेड इस इंसान के ऊपर अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है दांतों को आइसोलेट कर दो रबर डैम से, ठीक है। रबर डैम से हमने यहाँ पे आइसोलेट कर दिया दांत को। उसके बाद में क्या करना है, एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहाँ से एक्सेस कैविटी करनी है, उसके बाद में हमको निकाल देना है कोरोनल पोर्शन से गट्टा पर्चा, यहाँ पे हमने देखो कोरोनल पोर्शन से गट्टा पर्चा निकाल दिया है। उसके बाद में हमको क्या करना है, डेंटिन को कर देना है एक्सपोज, उसके बाद में कैविटी को दे देना है प्रॉपर शेप। तो हमने क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले रेडियोग्राफ लिया, हमने चेक करा रेस्टोरेशन है कि नहीं है, अगर है तो हमने उसको रिप्लेस करा, हमने दांतों का शेड डिसाइड करा, हमने रबर डैम लगा दिया, उसके बाद में एक्सेस कैविटी बनाई, कोरोनल पोर्शन से गट्टा पर्चा को निकाल दिया, डेंटिन को एक्सपोज कर दिया, कैरी को और कैविटी उसको रिफाइन कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल था। उसके बाद में हमको क्या करना है, मैकेनिकल बैरियर लगा देना है 2 mm का, ठीक है। कौन सी चीज़ का मैकेनिकल बैरियर लगा सकते हैं, GIC, जिंक फॉस्फेट, ये सब MTA, ये सब याद कर लेना कौन से GIC MTA तो लिखी दो, GIC MTA जिंक फॉस्फेट इतनी बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा ये नाम, तो ये 3 नाम तो लिख ही देना। 2 mm का हमको लगाना है, ठीक है। कहाँ लगाना है, रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल के ऊपर लगाना, जैसे कि मैंने कोरोनल पोर्शन से निकाल दिया था, किसको निकाला था, कोरोनल पोर्शन का गट्टा पर्चा निकाला था, तो फिर रेड कलर तो है ना, तो रेड कलर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया 2 mm का, ठीक है। 2 mm का मैंने ये लगा दिया, काय का लगा, GIC, जिंक फॉस्फेट, MTA, कुछ भी बोल दो, ठीक है। उसके बाद में कोरोनल हाइट ऑफ बैरियर शुड प्रोटेक्ट डेंटाइनल ट्यूब्यूल, जो ये बैरियर है इसका, ठीक है, ये क्या करना चाहिए, ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो है इनको बचाना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में आता है ब्लीचिंग, जो हम मेन काम करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, सोडियम परबोरेट जो है उसको मिक्स कर दो लिक्विड के साथ, कौन सा लिक्विड, अपना लोकल एनेस्थेटिक्स लाइन या फिर वाटर, इनके साथ में मिक्स कर दो। तो क्या होगा, सोडियम परबोरेट ये सब के साथ करा, उसके बाद में ये क्या बन गया, एक पेस्ट बन गया। इस पेस्ट को पल्प चेंबर में लगा दो, देखो यहाँ पे गट्टा पर्चा है, ठीक है। प्रोटेक्टिव बैरियर भी लगा दिया, ब्लीचिंग मिक्सचर जो ये था ये लगा दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, रिमूव, उसके बाद में क्या करना है, एक्सेस ब्लीचिंग पेस्ट, अब तुमने भरा उसको, तो उसको जो एक्सेस है तुम निकालोगे ऑब्वियसली, उसको निकाल दिया। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन लगा देना है, और उस पेशेंट को रिकॉल करना है 1 से 2 हफ्ते के बाद में। उस पेशेंट को फिर से अगर रिकॉल करा, उसके तुम्हारा जो डिज़ायर ट्रीटमेंट था वो नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। जब तक डिज़ायर शेड नहीं मिलता हम पेशेंट को रिकॉल करते जाएंगे। कैसे रिकॉल करेंगे, ये जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ी कि पहले एक्सरे लिया, फिर तुमने उसको निकाला कोरोनल पोर्शन से, फिर तुमने उसमें भरा प्रोटेक्टिव बैरियर, फिर तुमने ये पेस्ट भरा अपना ब्लीचिंग का, तो ये प्रोसेस हमको फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में फिर तुमने टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन भी भरना है, और फिर पेशेंट को 1 से 2 हफ्ते बाद रिकॉल करना है, जब तक तुमको डिज़ायर्स का शेड नहीं मिल जाता। रेस्टोर एक्सेस कैविटी विद कंपोजिट आफ्टर 2 वीक्स, अब तुमको मिल गया मस्त बढ़िया, तो फिर जो कैविटी एक्सेस कैविटी उसको कंपोजिट से तुम रेस्टोर कर दो, ओके। इसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, अब तुमने ये करा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, हर जगह फ़ायदे है तो फ़ायदे के साथ नुकसान भी है, तो नुकसान क्या है इसमें, एक्सटर्नल रूट का रिजॉर्प्शन हो सकता है, केमिकल बर्न इफ यूज 30 to 35% ऑफ H2O2 केमिकल बर्न हो सकता है, डिक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट, बस ये हमारी ये है। इसके बाद में ये तो कवर कर लिए है हमने, मतलब अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट कर देना, या तो फिर मैं अब कंजर्वेटिव को ही सोच रही हूँ करती हूँ कंटिन्यू,
तो अब जैसा भी होगा आई विल टेल यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.